नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपी के ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, एक ही बात है। ईएमआरएस की जब बात करते हैं तो इसे आईसीटी के नाम से जाना जाता है, और जब हम केवीएस या एनवीएस की बात करते हैं तो इसे ही बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से जाना जाता है। और केवीएस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। टीयर 1 की मैं आपसे बात करूं जहां पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर, और यहां पर अगर आप ईएमआरएस में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये पहला देखिए, अगर आप केवीएस एनवीएस की बात कर रहे हैं तो केवीएस एनवीएस में टीयर 1 है। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो आपका तीसरा पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपको वही आईसीटी ही पढ़ना है। और यहां पर आपके 20 क्वेश्चन देखे जाएंगे आपके, और 60 नंबर यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल टीयर 1 का पेपर जो केवीएस एनवीएस में होगा वो आपका 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो ईएमआरएस के अंदर इसी को आप नॉलेज ऑफ आईसीटी के नाम से जान सकते हैं। और यहां पर 15 क्वेश्चन है और आपके 15 ही नंबर के आपसे सवाल पूछेंगे। यहां पर टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होना है। तो अभी फिलहाल ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस एनवीएस में भी कॉमन चीज है। तो ये आईसीटी की जो क्लास है ये आप केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और निश्चित तौर पर आप ये यकीन मान के चले कि आपको इनसे संबंधित ही सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनिंदा सवालों के साथ जो है मैं आपके सामने आया हूं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने। और विच कंपनी ओल्ड नेम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग राउटिंग रिकॉर्डिंग, यानी कि CTRR है ना। ये CTR ये कौन सी कंपनी थी, उसका नाम पुराना नाम। और आपको बता दूं यहाँ पर कि ये कंपनी चलाने वाला कौन था, इट इज हरमन। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हरमन हॉलरिथ, HOLLERITH। हरमन हॉलरिथ की बात करें तो हरमन हॉलरिथ नामक व्यक्ति ने एक कंपनी बनाई थी जिसको कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग राउटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से कहा था, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स बनाकर उसमें डेटा स्टोर करके उसने अमेरिका में जो है सेंसस का काम किया था। सेंसस, CENSUS। सेंसस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं जनगणना। ठीक है, जनगणना का काम उसने किया था और उस मशीन के जरिए किया था। और उस मशीन के बाद उस कंपनी बनाई थी। आज उस कंपनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, उसका नाम एप्पल नहीं है, उसका सन माइक्रो सिस्टम नहीं है, उसका नाम क्या है, इट इज IBM। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। बी का मतलब बिजनेस, BUSINES बिजनेस। और M का मतलब है मशीन। अप्रोक्सीमेट 1924 यानी कि लगभग आज से 100 साल पहले ना IBM हैज कंप्लीटेड इट्स 100 ईयर्स। IBM नाम पढ़ने के बाद जो है वो 100 साल जो है IBM, थोड़े दिनों पहले मैंने ऐड भी देखा था कि IBM जो है अपना शतक पूरा कर चुका है, यानी कि 100 साल जो है कंपनी पूरी कर चुकी है। सो IBM 100 ईयर्स बैक हरमन हॉलरिथ ने उस जमाने में इस कंपनी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा ऑन द ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क आर रिटन एज, यानी कि डेटा किस में लिखा जाता है, ट्रैक्स में लिखा जाता है। और ट्रैक किसके ऊपर होती है, मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर होती है। ठीक है, आर रिटन कैसे लिखा जाता है आपको ये बताना है कि क्या वो अप और डाउन के रूप में, या टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स के रूप में, या 0 और 1 के रूप में, या हाई और लो वोल्टेज के रूप में। तो आपको समझना होगा, ये आपको बताना होगा। अगर टेक्निकली आपने पढ़ रखा जी, रंजीत के वर्मा जी कह रहे हैं सर मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया रंजीत जी। जितने भी हैं आप लोग हैं, मैं निश्चित तौर पे गारंटीड आपको कह सकता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी आप अपने कंसंट्रेशन लगाएंगे यहाँ पर तो आपको पूरा मजा आएगा। और आप शेयर करेंगे इसको तो अधिक से अधिक लोगों तक और पहुंच भी पाएगा, और जो भी देखेगा उसको बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हमने सारी चीजें लॉजिकली पढ़ी है। मेरे पास इतने सवाल है, मैंने कभी किसी सवाल का उत्तर रटा नहीं है ना। तो मुझे पता है कि मैं सवाल पढ़ूंगा, उसमें लॉजिक ढूंढूंगा और मैं वहां जाऊंगा, अपने आप से जो है प्रश्न का उत्तर हल हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जैसा मैं कर रहा हूं है ना, वैसा ही आप भी करें, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है। तो रटने से तो खैर कुछ होगा नहीं, लेकिन लॉजिकली अगर अपन चीजों को पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर चीज बता दूं, नॉर्मली देखिए यहाँ पर लिखा मैग्नेटिक डिस्क, ये मैग्नेटिक एक डिस्क है। और मैग्नेटिक डिस्क अपन मान के चले तो ये आपका फ्लॉपी, ठीक है। तो अपन क्या करें, इट्स फ्लॉपी डिस्क है आपका, और डिस्क लास्ट में के लिखा है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक है। अगर सी लिखता तो वो ऑप्टिकल हो जाता। अब यहाँ पर जो पूरा इसके ऊपर एक मटेरियल, इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड, क्या है आपका आयरन, OX, आयरन ऑक्साइड की परत जमी हुई है। आपने देखा होगा ब्राउन कलर से आपको मिलता है, ब्राउन या ब्लैक कलर से आयरन ऑक्साइड लिखा हुआ, इसको माइलर कहते हैं, MYLAR। उस कंटेंट को, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, माइलर कहते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ डेटा ऑन द ट्रैक। अब ट्रैक है तो ट्रैक्स ऐसे बनी हुई है यहाँ पर ये ट्रैक्स बनी हुई है, समझ रहे आप, ये ट्रैक्स बनी हुई, ट्रैक्स, ये ट्रैक्स
तो ये नॉर्मली ट्रैक है, ठीक है। ट्रैक्स इस कंसेंट्रिक रिंग्स कहते हैं इसको, कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, जिनका कंसेंट्रिक मतलब जिसका एक सर्कल का केंद्र एक ही हो, कंसेंट्रिक रिंग्स कहलाती है। तो यहाँ पर डेटा अप एंड डाउन में तो लिखा नहीं जाएगा, ये 0-1 का कोई मतलब नहीं, और नहीं हाई लो वोल्टेज। इसमें आएगा टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स, यानी कि मैग्नेटिक स्पॉट्स है आपके यहाँ पर। तो जहां मैग्नेट है या नहीं, अगर है तो फिर वो 1 काउंट होगा, नहीं है तो 0 काउंट होगा। तो मैग्नेटिक उस जमाने में ऐसे ही लिखा था। हाँ, अगर ये सीडी होता, अगर मैग्नेटिक नहीं होता, और यही अगर मान लीजिए मैं किसी बात का सीडी रोम की बात करता, तो सीडी रोम पे जब डेटा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रैक होती है, तो वहां पर क्या होता है, ऐसे खड्डा होता है और फिर सरफेस होती है, खड्डा होता है फिर सरफेस होती है, खड्डा होता है फिर सरफेस होती है। यहाँ पे क्या है, इसको ये जो खड्डा है इसको बोलते हैं पिट, और जो सरफेस है इसको बोलते हैं LAND लैंड। तो यहाँ पर तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, इसलिए ये 1 है आपका ना, और ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। सब समझ, ऐसे करते करते वो 0, तो वो CD का अलग मामला है और ये आपका मैग्नेटिक डिस्क का अलग मामला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की बात करते हैं। Who first use पंच कार्ड? पंच कार्ड को सबसे पहले यूज किसने किया? मैंने जब पंच कार्ड आपको पढ़ाया था तभी मैंने आपसे कहा था कि ऐसा सवाल जरूर आ सकता है एग्जाम के अंदर कि पंच कार्ड को सबसे पहले किसने यूज किया। अब पंच कार्ड को यूज अगर देखा जाए तो यहाँ पर जोसेफ जैकार्ड ने पंच कार्ड को पहले काम में लिया, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में काम में नहीं लिया, ठीक है। जोसेफ 1642 बात करते हैं, तो उस जमाने में पंच कार्ड जोसेफ जैकार्ड ने काम में लिया, लेकिन जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने की मशीन बनाई थी, उसके अंदर वो जुलाहा था, उसने कपड़े, वेवर कहते हैं जिसको, वो कपड़े बुनने के लिए उसने मशीन बनाई थी और उस मशीन के अंदर पंच कार्ड लगाया था। तो यहाँ पर जोसेफ जैकार्ड की बात लगी, पंच कार्ड सबसे पहले यूज करने वाला। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ब्लेस पास्कल ने काम में नहीं लिया, न चार्ल्स बबेज ने काम में लिया। पंच कार्ड यूज करने वाले कौन थे? हरमन हॉलेट इज द करेक्ट और परफेक्ट आंसर। बी आपको लिखना है, क्योंकि हरमन, अभी टैबुलेटिंग मशीन कंपनी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो टैबलेटिंग मशीन कंपनी में सबसे पहले हरमन हॉलेट ने जो है पंच कार्ड ही लगाया और डेटा को स्टोर करने के लिए उन्होंने वहीं पर उस पर काम किया, ठीक है। अगला सवाल आता है आपका, और ये शायद ये सवाल आप कर लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको शायद पहले ही आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अब बात आ गई किसकी? CD रोम की। तो CD रोम इज ए फॉर्म ऑफ द, ऐसे क्या है CD रोम? एक रीड ओनली मेमोरी का फॉर्म है, इन विच, जिसमें डेटा आर स्टोर्ड एज, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। CD रोम है एक रीड ओनली मेमोरी है जिसमें डेटा स्टोर किया था, कैसे? मैग्नेटिक बबल्स के रूप में, या मैग्नेटिक स्पॉट्स के रूप में, या पिट ऑन द ऑप्टिकल डिस्क, या टिनी पिन होल्स इन ए ओपेक सब्सटेंस। तो आपको यहां पर बताना जी, बताइए। वेरी गुड, बहुत ज्यादा ऐड आ रहा है, तो हाँ ऐड, मुझे नहीं पता ऐड क्यों आता है इसके अंदर ना, तो हमने अपनी तरफ से एडवर्टीजमेंट बंद कर रखा है, ठीक है ना। फिर भी आप देखें यहाँ पर कि जी आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये सवाल, इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, मुझे पता है क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने पहले ही बात कुछ दैट इज नॉट लिखा हुआ यहाँ पर पिट्स ऑन ऑप्टिकल डिस्क ना, तो पिट्स और लैंड्स मैंने आपको बताया, तो ये आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अपन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेमोरी यूनिट हैज द लोवेस्ट एक्सेस टाइम? ऐसी कौन सी मेमोरी यूनिट है जो कि जिसका लिखा हैज द लोवेस्ट एक्सेस, मतलब जिसका एक्सेस टाइम जो है वो क्या है? लोवेस्ट है, ठीक है। लोवेस्ट, अब लोवेस्ट एक्सेस टाइम को इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, कभी लोवेस्ट एक्सेस टाइम लिखा मिलेगा और कभी इसका दूसरा जो अर्थ है क्या? दैट इज विच इज द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट यानी कि तीव्र गति वाली मेमोरी कौन सी है, यानी कि सबसे तीव्र गति से इनमें से कौन सी मेमोरी? लोवेस्ट एक्सेस टाइम मतलब एक्सेस टाइम कम लग रहा है, मतलब आपने क्लिक करा और फास्ट उसने रेस्पॉन्ड कर दिया आपको ना। एक एक्सेस टाइम होता है, एक रेस्पॉन्स टाइम होता है, तो आपको ये बताना है कि विच मेमोरी हैज द लोवेस्ट एक्सेस टाइम, इनमें से कौन सा? तो उसको कैश मेमोरी कहेंगे, या उसको रजिस्टर्ड कहेंगे, या उसको मैग्नेटिक डिस्क कहेंगे, या आपको मेन मेमोरी कहेंगे? तो कुछ भी नहीं है, सो इट इज सिंपली कैश मेमोरी। देखिए होता क्या है, बेसिकली कैश मेमोरी जो होती है वो रैम, यानी कि मैं आपको तरीका बता दूं, जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं आप कहाँ रहते हैं? आप रैम में। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूजर यहीं पर रहता है, रैम के अंदर ही रेजिडेंट रहता है। यूजर रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही काम करता है। जब आप सिस्टम बूट होगा तो कहते हैं ना, आप जैसे आपको अच्छा काम करना है, आप जैसे कंप्यूटर में 8 GB की आपने रैम लगा दी, या आपने 10 GB की, है ना, या आपने 12 GB की, ऐसा हम लोग रैम लगाते हैं, ठीक है। 12, 15, 16 GB रैम लगाते हैं। आपके मोबाइल फोन में भी होता होगा, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन की जो स्टोरेज कैपेसिटी वो अलग है आपकी, है ना, जैसे 500 GB आपका, लेकिन जो आपके रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो थोड़ी सी आपकी कम होती है, ठीक है। तो अब आप इसमें रैम में काम करें, तो रैम अब मुझे बताइए, अब जैसे नॉर्मल सी बात करूं मैं आपसे, तो 8 GB वाला रैम वाला डिवाइस है और 12 GB वाला रैम का डिवाइस है, तो कौन सा अच्छी परफॉर्मेंस देगा? तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो 12 GB होगा, क्योंकि उसके अंदर स्पेस ज्यादा मिलेगा, यूजर मल्टीपल काम करेगा उसमें,
तो ऐसे ही कंप्यूटर में रैम के साथ ही हम लोग एडिशनल मेमोरी हम लोग काम करते हैं। जब कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है तो रैम से वो कुछ मेमोरी ले लेता है, दैट इज नोन एज कैश मेमोरी। वो टेम्पररी तौर पे लेता है ताकि प्रोसेस फास्ट हो सके, कैश मेमोरी लेकर इसमें काम करता है। तो सबसे कंप्यूटर के सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कौन सी, आपकी कैश मेमोरी, जो कि काम करती है तीव्र गति से। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस की बात कर रहे हैं। तमाम ओएस, आप सभी लोग ओएस जानते हैं। ओएस को मैंने अभी बताया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो जिस एनवायरमेंट में आप काम करते हैं, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में विंडोज एनवायरमेंट में काम करता हूं, ठीक है, या अगर आपकी बात करूंगा तो आप हो सकता है आप मैक में काम करते हैं या आप लाइनक्स के अंदर काम करते हैं, तो अलग अलग एनवायरमेंट होते हैं हम लोग जिसमें काम करते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिस्क इनिशियलाइजेशन के लिए या बूटिंग के लिए या बैड ब्लॉक्स की रिकवरी के लिए या सभी के लिए। आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन से काम करता है। जी वेरी गुड, बताइए आप। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन से काम करता है, आपको ये बताना है। जी यस प्लीज। तो देखिए मैंने कुछ काम लिखे हैं और आपको पता होना चाहिए, जैसे भाई कंप्यूटर पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, मैंने क्लास के अंदर आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे काम होते हैं। इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एमसीपी। आपको पता है एमसीपी, एम का मतलब है इट्स मास्टर, सी का मतलब है कंट्रोल एंड पी स्टैंड फॉर प्रोग्राम। मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी गतिविधियां करनी है उन सारी गतिविधियों के लिए एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम जो है काम आता है। सो दैट इज नोन एज एमसीपी कहलाता है। डिस्क इनिशियलाइजेशन करना एमसीपी ऑपरेटिंग सिस्टम काम, बूटिंग भी करता है और ऐड, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज नोन एज ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि सारे ही काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने डी लिखा है वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड जी। सो इंपॉर्टेंट है जी। फ्लॉपी डिस्क के बारे में जरा एक्सप्लेन कीजिए। फ्लॉपी डिस्क एक जमाने में 1.44 MB की फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती थी और फ्लॉपी डिस्क के जरिए केवल जो है डेटा को इतना ही 1.44 MB जितना डेटा स्टोर किया था। उस वक्त ग्राफिकल डेटा नहीं होता था, टेक्स्ट डेटा बहुत ज्यादा होता था, तो हम लोग उसको काम में लेते थे। मैग्नेटिक ऐसे उसके अंदर लेयर बनी होती थी, एक प्लास्टिक की प्लेट होती थी जिसके अंदर हम काम में लेते थे। ठीक है ना। सो मैंने अपने जमाने में, मतलब मैं बात कर, इट इज अबाउट द 96-97 की बात है, वहां पर हम लोग उस जमाने में फ्लॉपी डिस्क 90s की बात है, तो फ्लॉपी डिस्क बहुत ज्यादा काम में लेते थे। सन 2001 और 2 के आसपास हमने सीडी देखना शुरू करा। हालांकि 1993 में सीडी आ गई थी, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए, एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए सीडी जो है यहाँ पर इतनी पहुंची। ठीक है जी। सो नाउ डेटा बिकम्स क्या, डेटा क्या बन जाता है when it is represented या it is presented in a format that user can understand, यानी कि लोग उसको समझ सकें। लिखा हुआ है कि डेटा क्या हो जाता है जब इसे ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे उपयोगकर्ता समझ सके, यानी कि एक आम आदमी इसको समझ सके। तो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो इट बिकम्स, जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आंसर्स मुझे दिख रहे हैं आपके। जी वेरी गुड। सो डेटा अगर हम बात करें डेटा क्या है, तो डेटा इट इज अनप्रोसेस्ड एंड इट इज प्रोसेस्ड नॉलेज, या इट इज व्हाट, इट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा क्या हो जाएगा, डेटा प्रोसेस होने के बाद इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है और जिसमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा लिखा हुआ है, उनके नाम, एड्रेस, फोन नंबर, उनकी सारी चीज लिखी 50 लोगों के, जो पहले आया आपने पहले लिख दिया, जो बाद में उसको बाद में लिख दिया आपने, तो ये आपका इट इज द डेटा। लेकिन अब आपने क्या करा, उन सारे डेटा को, ये जो डेटा को लिखा था आपने उसको सॉर्ट कर दिया। उस डेटा को आपने क्या कर दिया, लिस्ट बनाई थी। ये लिस्ट कैसे थी आपको, रैंडम समझते हैं। रैंडम का मतलब जो पहले आया आपने जैसे लिख लिया अपने हिसाब से, सबको पूछ पूछेगा। अब आपने बन गया, अब आपने क्या, इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट का मतलब आपने कर दिया ए से लेकर जेड तक जमा दिया, उसको अरेंज कर दिया। अरेंजमेंट मतलब अनप्रोसेस को प्रोसेस कर दिया आपने, वो मीनिंगफुल हो गया अब, ताकि आप उसको यू कैन आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, समझ जाता तो पहले भी जा सकता, लेकिन अब थोड़ा इजी हो गया, ए से लेकर जेड तक सारा चीज अगर।
तो नाउ इट इज व्हाट, इट इज इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं, कंप्यूटर ही काम करता है, और कंप्यूटर जो है हमें क्या कहता है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद फाइनली, सो डेटा को प्रोसेस करेंगे, व्हाट यू गेट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन फर्दर इट बिकम्स द नॉलेज, और नॉलेज क्या बनेगा, विजडम बनेगा, यानी कि बुद्धि। यहाँ पर डाटा है, सूचना है, यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ पर बुद्धि है। तो DIKW का मॉडल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कई बार मैंने आपसे ये कहा कि DIKW को आप अरेंज कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। वेब तो समझ में आता है आपको, है ना, www की बात करते हैं, ब्राउजर, तो ब्राउजर क्या है। अगर आपको लिखना है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसको, है ना, ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शिया भी है, इसको W3C कहते हैं। जब कभी W3C की बात आए तो दिमाग में टिम बर्नर ली, इन व्यक्ति का नाम जो है दिमाग में आना चाहिए। आज इनकी वजह से HTML है, तो इनकी वजह से वेब ब्राउजर है, तो इनकी वजह से वेब कॉन्सेप्ट है, तो इनकी वजह से वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शिया है, तो इनकी वजह से 1989 के अंदर जो है टीम बर्नर ली ने ये सारे कॉन्सेप्ट हमको ये, तो 1989 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में आया, और दुनिया में आया तो आज पब्लिकली हम इंटरनेट को काम में ले सकते हैं। खैर ये तो बात हो गई, लेकिन वेब ब्राउजर क्या है। तब कोई भी वेबसाइट या वेब के ऊपर कोई भी कंटेंट सर्च करना है, तो वेब पे कंटेंट को सर्च करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, एक एप्लीकेशन की आवश्यकता है, जिसके जरिए आप वेब कंटेंट को ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में अगर कोई चीज चालू करेंगे, आप, मैं आपसे कहूंगा इंटरनेट पे चीज ढूंढो, कहां ढूंढेंगे, तो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे अगर आप चाहें तो आप उसको गूगल ढूंढते हैं, CHROM, क्रोम, ठीक है, या आप उसके अंदर ओपेरा में ढूंढते हैं, ठीक है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये आपके पास UC ब्राउजर, ठीक है। ऐसे इनमें से कोई आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल, आपके गैजेट में ये चीज होगी, इसके जरिए ही जो है आप चीजें ढूंढ सकते हैं। सो दैट इज सिंपली इट्स नोन एज वेब ब्राउजर। लिखा अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले, ऐसा प्रोग्राम जो वेब पेज दिखा सकता है। जी, अ प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट दिखा सकता है। इट एनेबल्स यूजर टू एक्सेस द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। ये तो सारे क्या है, तीनों, क्योंकि ऊपर की लिखी हुई तीनों बातें सही है। वेब ब्राउजर HTML पढ़ लेगा, आपको दिखा देगा, वेब पेज ढूंढ लेगा, आपको दिखा देगा, कोई इंटरनेट कोई रिसोर्स कहीं है तो वो ढूंढ कर आपको दिखा देगा। माइक्रोसॉफ्ट एज, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जो कि हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। आपके पास प्रिंटर है, उस प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने के लिए आपको किसमें कौन सी यूनिट चाहिए, तो आप प्रिंटर क्या करेगा, नॉर्मली प्रिंटर से हम पेजेस निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं। कैसे स्पीड चेक करेंगे, तो जब नॉर्मली ज्यादा पेजेस निकालने को तो हम काउंट करेंगे, भाई 1 मिनट में कितने पेजेस निकाल रहा है ना। तो पेजेस पर मिनट वो बताते हैं, प्रिंटर की जो कंपनी होती है वो लिखती है कि हाँ 8 पेज है, 10 पेज है, 15 पेज है, 20 पेज है, मतलब 1 मिनट में इतने पेजेस निकालेगा। तो पेजेस पर मिनट कहते हैं उसको, दैट इज नोन एज पेजेस पर मिनट। ये किसकी है, ये प्रिंटर की ये स्पीड है, ठीक है, क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी की बात करूंगा, अगर मैं क्वालिटी की बात करूंगा तो क्वालिटी किस में आएगी, तो क्वालिटी आएगी डॉट्स पर इंचेस। DPI कहलाता है डॉट, एक इंच के एरिया में कितने डॉट्स लगा रहा है, दैट इज DPI कहलाता है, डॉट्स पर इंचेस। क्वालिटी से आता है, लेकिन यहाँ पर डॉट पर इंचेस जो है वो नहीं आएगा, वो मैंने आपको बता दिया, वो क्वालिटी से रिलेटेड है। CPM नहीं है, कैरेक्टर्स पर मिनट, 1 मिनट में कितने कैरेक्टर, तो टाइप करने वाली बात है वो। इसका जो सही आंसर क्या है, PPM, दैट इज पेजेस पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट करेगा, सो दैट इज पेजेस पर मिनट, ठीक है, वेरी गुड। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, आप सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा मैं। और सेशन को आप शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करें, लाइक आप जितने हैं, आपकी लाइक की संख्या थोड़ी सी कम है, तो मैं चाहूंगा उसको लाइक कीजिएगा। अगला नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, MS वर्ड अलाउ क्रिएशन ऑफ डैश टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट। MS वर्ड जो है आपका लिखा हुआ है, MS वर्ड अलाउस, किसको अलाउ करता है, क्रिएशन ऑफ द डैश टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बनता है, मतलब MS वर्ड के अंदर जब आप काम करेंगे तो क्या बनेगा, बाय डिफॉल्ट क्या बनेंगे आप, तो बट ऑब्वियसली बात है डॉक्यूमेंट बनेगा उसके अंदर। लेकिन यहां पर तो एक्सटेंशन की बात आ रही है कि इनमें से कौन सा एक्सटेंशन जो है काम करेगा। जी वेरी गुड, जी बीरू भाई आपने बिल्कुल सही लिखा है, थैंक यू। मुझे एक्चुअली किसी का नाम नजर नहीं आ रहा है, मुझे सब आपकी जो एक्चुअल आईडीज हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। खैर फिर भी आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। जी
.doc स्टैंड फॉर द डॉक्यूमेंट्स, क्या रहेगा? वर्ड में आप क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स। देखिए मैं वर्ड की बात करूं, मैं वर्ड का मतलब है MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड क्या है? तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये आपको बता दो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ ये सबसे फेमस, सबसे यूजफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले सीखा होगा तो MS वर्ड किसका है? तो MS ऑफिस का पैकेज है। MS ऑफिस के पैकेज में MS वर्ड मिलता है हमें। किसके लिए काम आता है? टाइप के लिए काम आता है, ठीक है, या किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए काम आता है। तो इसकी जो फाइल्स बनती है उसमें .doc आता है। क्या था? .doc, ये फाइल एक्सटेंशन है। ये क्या है आपका? ये फाइल एक्सटेंशन है .doc। अब सिर्फ .doc नहीं है, 2000, ये अब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि 2007 तक, 2007 से पहले .doc होता था। .doc ना 2007 से पहले और 2007 के बाद अब क्या हो गया? अब ये आता है .docx। अब क्या मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा .docx, यानी कि x का मतलब ये XML फॉर्मेट ऐड कर दिया गया इसके अंदर। तो 2000 ऑफिस 2007 उसके बाद से जो है वो .docx ही काम में लिया जाता है। इज इट क्लियर? देखिए मैंने क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेकिंग अ फील्ड डैश मीन्स दैट इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। जब आप कई बार फॉर्म भरते होंगे, ऑनलाइन आपने फॉर्म भरने की कोशिश करी होगी, चाहे आप ईमेल एड्रेस ही क्यों ना बना रहे हो, गूगल फॉर्म भर रहे हो, या हम ऑनलाइन करते हैं कई बार, है ना। तो आपसे पूछेगा कि अगर किसी फील्ड के आगे आपने देखा बहुत सारे ऐसे बॉक्स, किसी बॉक्स के ऊपर स्टार लगा होता है, आपने करा भी होगा अभी, जैसे आपने ईएमआरएस का फॉर्म फिल किया होगा, अभी केवीएस एनवीएस फॉर्म आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहां साफ तौर पे आपको बहुत सारे ऐसे बॉक्स होते हैं, बॉक्सेस के ऊपर स्टार लगा होता है। उस स्टार का मतलब ये है कि आपको उसके अंदर डेटा लिखना ही, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब वो कंपल्सरी है, वो मैंडेटरी है ना। तो उसका अगर आपने लिखा जिसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसका मतलब क्या है? क्या उसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा आएगा या कैलकुलेटेड आएगा या वैलिडेटेड? तो वो क्या? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब रिक्वायर्ड का मतलब है आपको उसके अंदर डेटा फिल करना ही है, लिखना जरूरी है, ठीक है। जब आप लिखेंगे तभी इसके अंदर काम चलेगा।